नमस्कार। हमारी आज की गेस्ट एक कॉलमनिस्ट हैं, वेब मैगजीन की एडिटर हैं, एंड शी फाइट्स फॉर वुमेन्स राइट्स एंड जेंडर इक्वालिटी व्हिच इंक्लूड्स मेन्स राइट्स। वी आर डिलाइटेड टू हैव ऑन आवर प्रोग्राम टुडे डॉक्टर इंदु सुभाष। इंदु जी, वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू मैम। युवाओं की सोच बदले कुछ इस तरह के मोटिवेशनल आइडियाज़ के साथ लिख रही हूँ, और जो हमारे समाज में समस्याएं बहुत ज़्यादा व्याप्त हैं पर सामने दिखती नहीं हैं, उनके रिजल्ट्स एकदम से आके दिखते हैं, उनको सामने ला रही हूँ, बच्चों के या यानी युवा जो हैं उनके सामने। आपके हिसाब से हमारे समाज में किस तरह की समस्याएं हैं? एक सबसे बड़ा प्रदूषण है, वो विचारों का प्रदूषण है। वो मेरे विचार में सबसे बड़ा है। अगर हम विचारों में प्रदूषण को ख़त्म कर दें तो चीज़ें बहुत पॉजिटिव हो सकती हैं और ज़िंदगी सकारात्मक सोच के साथ बहुत अच्छी चल सकती है। एंड आप कह रही हैं आप यूथ को बहुत इन्वॉल्व करती हैं जी। एंड देयर इज अ ह्यूज लॉट ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व्ड इन योर वेरियस एक्टिविटीज। Yes. तो यूथ को किस तरह से आपने इन्वॉल्व किया हुआ है? यूथ को जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है वो ये करता है कि उनके लेवल पे आके कौन बात करता है। जी। तो जब मैं समाज में मुझे लगा कि मुझे ये काम बच्चों के थ्रू कराना चाहिए, तो मैंने सबसे पहले नुक्कड़ नाटक की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू करी और बच्चों को ही इन्वॉल्व किया। वो इतने खुश होते थे उसमें छोटे छोटे रोल्स करने के लिए। फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना है। अरे पढ़ाई का समय है, कोचिंग जाओ। मम्मी प्लीज, रोज तो पढ़ती हूँ। अरे कोचिंग जाओ। मम्मी मैं कोचिंग करके चली जाऊंगी ना। हाँ तो कोचिंग कर लेना बेटे। कहाँ लेके चल रही हो बताओ। चले सहारागंज, हजरतगंज चलना है। बताओ कहाँ चले? सहारागंज चले। सहारागंज चलो। चलो ठीक है, चलते हैं। इसी खेल में उनकी अपनी सोच बदलनी शुरू हो जाती है। हाँ मैम, ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जब यूथ के मुंह से ही वो चीज़ें कहलवाते हैं जी। जो सॉल्यूशन है किसी चीज़ का, तो धीमे धीमे वो उसी चीज़ का पार्ट होते चले जाते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि अगर आपको समाज में बदलाव लाना है तो बच्चों और यूथ पे ज्यादा टारगेट करना चाहिए, क्योंकि उनकी सोच बदलेगी तो समाज बदल जाएगा। जब टीचर्स भी जुड़ते चले गए तो हमारा जो क्लब था वो वास्तव में एक चौपाल सी बन चुकी थी कॉलेजेस के अंदर, और इसमें हमने अपना जो पैनल है वो मैं चेंज करती रहती हूँ। उसमें पर्सनल डेवलपर भी होते हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं, रिटायर्ड जजेस होते हैं, रिटायर्ड पीपल होते हैं जो समाज में कहीं पे अलग बैठे हुए थे पर वो अब आ चुके हैं धारा में। और जब वो डायस पर बैठ करके बच्चों के बहुत से क्वेश्चंस के आंसर देते हैं या जिंदगी जीने का तरीका बताते हैं, तो बच्चे छोटे छोटे हाथों से लिख रहे होते हैं और उसको कर रहे होते हैं। ये बहुत सुकून का विषय है। जी, बिल्कुल सुकून का विषय है। और खास तौर पे जब हम टीनेजर्स की बात करें या उनमें यंगस्टर्स की बात करें, तो वैसे भी वो एक वक्त जो होता है कंफ्यूजन का वक्त होता है। देयर आर सो मेनी थॉट्स, सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग। यस, फिजियोलॉजिकली, इमोशनली बहुत तो उससे कोप करना वैसे ही बहुत मुश्किल होता है, बहुत टफ होता है। मॉरल एजुकेशन हमारे यूजी लेवल के पाठ्यक्रम का हिस्सा हो जाए तो शायद बहुत चीजें अच्छी हो जाएं। जो आपका क्लब है या आपकी जो राइटिंग है, जो आप यूथ के साथ इंटरैक्ट करते हैं, उसमें भी कहीं एक मोरालिटी डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है? बहुत ध्यान देते हैं हम लोग, और बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस भी तभी आता है जब वो किसी पे बहुत शिद्दत से यकीन करने लगते हैं। और कहीं कहीं पर हम ईश्वर की जगह हो जाते हैं उनके लिए। कभी कभी होता है कि मैम मेरे बेटे ने आपका नंबर दिया था, वो एनएसएस कैंप में था और उसने आपको सुना था, आपने मुझे बहुत अच्छा सजेशन दिया, मैं अपनी पत्नी को आज उस डॉक्टर के यहाँ ले जा रहा हूँ। दिक्कतें मैम छोटी छोटी होती हैं, कुछ सिजरोफेनिक पेशेंट्स होते हैं, लेकिन सोशली लोग उसको ऐसा नहीं समझते हैं कि महिलाओं में सिजरोफेनिक एक बहुत साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है जिसको पूरा परिवार झेलता है। जी। और अगर उसको हम टाइम पे ही अगर हम डॉक्टर का सजेशन देते, डॉक्टर कम काउंसलर, डॉक्टर को भी खबर कर देते कि लड़की को, लेडी को ऐसा ना लगे कि आप डॉक्टर हैं। एक ऐसा सेटअप बना लिया जाता है कि उसको लगे कि मैं अपने दोस्त से ही मिल रही हूँ। स्टार्ट हम उल्टा करते हैं, मैं भी वहां होती हूँ, हम पति को ही डांटते हैं। धीमे धीमे वो सुकून पा जाती कि हाँ ये मेरे ही परिवार के लोग हैं जो इसको डांट रहे हैं। घर के जो झगड़े होते हैं वो इतनी जल्दी पब्लिकली नहीं किए जाते, ये भारतीय संस्कृति हमें सिखाती है। हमारे घर के झगड़े हम घर में ही निपटाते हैं, बड़े बुजुर्गों की छाया में। ये आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो वॉशिंग डर्टी लिनन इन पब्लिक हमारी संस्कृति में नहीं है। लेकिन हमारी संस्कृति में एक बड़ी खूबसूरत बात थी कि जब एक बहू घर में आती थी तो उसके पाँव में पाजेब होती थी और उसके घुंघरुओं की आवाज़ से घर के जो बुजुर्ग थे और स्पेशली द मेल्स वो समझ जाते थे कि बहू खुश है
कि नाखुश है। हाँ। लेकिन अभी जो बहू है उसकी बात समझने वाला तो कोई है ही नहीं। जो पीड़ित है या पीड़िता है, चाहे वो एक्चुअली पीड़िता है या उसको ये महसूस हो रहा है, इट कुड बी रियल, इट कुड बी डिलूजनल और इलूजनल, इन सभी केसेस में डोंट यू थिंक शुड बी गिवन द बेनिफिट ऑफ डाउट? यहाँ पर काउंसलिंग की जरूरत दोनों एजेस को है। जी। युवाओं को जो आगे दंपत्ति बनेंगे, आप ये देखिए ना कि भारत में कितनी ही जगह प्री और पोस्ट मैरिज काउंसलर्स है ही नहीं, जबकि ये मैंडेटरी होना चाहिए कि हमें जो बच्चे आगे दंपत्ति बनेंगे, भावी दंपत्ति, उनको जिंदगी की हकीकत जरूर बतानी चाहिए। शादी के पहले आगे के आपके क्या चैलेंजेस होंगे वो डिस्कस होनी। डिस्कस क्या होता है, हनीमून पे कहाँ जाओगी। डिस्कस ये नहीं होता कि तुम अगला महीना या एक सप्ताह शादी के बाद दोनों कैसे बिताओगे। वो जो चैलेंजेस आएंगे, बाहर का फैसिनेशन और घर की जो रियलिटी होती है, जहाँ पर चीनी भी अचानक खत्म हो सकती है, चाय बिना चीनी के भी बन सकती। तो क्या आप अपनी पत्नी को, जो एक गर्लफ्रेंड के रूप में बहुत मेकअप में थी, बहुत सुंदर सी लगती थी, क्या बिना मेकअप के उसको घर का काम करते हुए भी उसी तरह ग्रह कर पाओगे? या लड़के को जो पसीने में थक कर के बाहर आया है, आप अचानक से डिमांड करो कि नहीं मुझे बाहर घूमने जाना है या कहीं और जाना है। घर की जरूरतें अपनी जगह पर है, क्योंकि कहीं पर परिवार में कोई बड़ा बुजुर्ग भी है, उसकी भी डिमांड्स हैं। तो जो मैम आप कहते हो ना कि एक बहू, उसको बाहर कहने का मौका नहीं मिल रहा है। जैसे मैं काम कर रही हूँ, मैं मेरी पीएचडी महिला अध्ययन में ही है, मैं 18 साल से इसी क्षेत्र में काम कर रही हूँ। जब परिवारों से मिलते हैं तो बहुत सेटअप चेंज हो चुका है। एक या दो ही बच्चे परिवार में आते हैं। नॉर्मली जो एक महानगर की कल्चर है, बहू भी बिल्कुल बेटी की तरह ही बन के रहती है और बेटा भी अपने ससुराल में दामाद कम बेटा होता है। क्योंकि आज के ज़माने में जिस तरह हम देख रहे हैं कि कमिटमेंट्स होते हैं बच्चों के, बाहर यूनिवर्सिटी लेवल पर वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, साथ साथ वर्क में भी वो साथ साथ कहीं पर ज्वाइनिंग भी आ जाते हैं, तो कमिटमेंट जो हो जाते हैं। लेकिन वास्तविकता जो परिवार में होती है, वहां पर लड़के के साथ उसके माँ बाप भी रह रहे होते हैं, उसकी कुंवारी बहन भी हो सकती है, ठीक है, या लड़की अकेली हो सकती है, उसके माँ बाप भी उस पर डिपेंड हो सकते हैं। सीखा क्या था जो भारत कल्चर में कि लड़की अगर ससुराल चली गई तो अर्थी ही निकलती है बाहर। अभी क्या है, अब तो हमें मिलकर के दोनों घर चलाने होते हैं। और जो लड़की के माँ बाप हैं और लड़के के माँ बाप, अगर ये लोग क्लोज फ्रेंड्स बन जाएं तो जिंदगी बड़ी सुंदर हो जाती है। ये बहुत सुंदर बात आपने कही कि एक जो समाज में अगर इस तरह की सोच हो तो एक आइडियल सोसाइटी बन सकती है। कर रहे थे आपके करियर के बारे में, एक खास बात है कि आप पुरुषों के राइट्स के बारे में बहुत फाइट कर रही हैं। ना मैं स्त्री के लिए काम कर रही हूँ, ना पुरुषों के लिए। मैं मिसयूज के खिलाफ हूँ, दुरुपयोग के खिलाफ हूँ। आप ये देखो ना कि अगर आप गूगल पर एनसीआरबी का डाटा डालें 2013 दिसंबर का, 2014 दिसंबर अगर अपडेट हो चुका हो जी, तो अगर आप क्वेश्चन लगाते हैं कि हाउ मेनी मैरिड मेन आर कमिटिंग सुसाइड, तो 65,000 इन अ ईयर, यानी 173 पुरुष प्रतिदिन आत्महत्या कर रहा है। हर 1 मिनट में 9 पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? मैम वही चीजें हैं जो पहले महिलाओं के साथ थी। तब महिलाओं के लिए कोई फोरम नहीं था, तब राजा राम मोहन राय आगे आए थे। उन्होंने अपनी टीम जो भी उनके साथ जुड़ता चला गया, वो महिलाओं के लिए काम करते चले गए और चीजें ऐसी हुई कि महिलाओं को वास्तव में स्वतंत्रता मिली, उनको पढ़ने लिखने की आजादी मिली। लेकिन इस बीच में हम ये भूल गए कि पुरुष, उनके लिए क्या काम हुआ? क्या कोई पुरुष आयोग बना आज तक? आप ये देखो ना, मछली आयोग है, बिल्ली आयोग है, जानवर आयोग है, सब कुछ है, लेकिन क्या पुरुष आयोग के बाद तो आधी आबादी की है ना। अगर 49% हम महिलाएं हैं तो 51% पुरुष भी तो हैं। क्योंकि अब सोसाइटीज जो हैं वो न्यूक्लियर हो गई हैं। पहले तो जॉइंट फैमिलीज थी, तो सास से झगड़ा हो तो आप चाची से बात कर लो या बुआ से बात कर लो, अब बात किससे कीजिए? क्या बहन के रूप में एक स्त्री सुरक्षित है? वही बहू जो कंप्लेन कर रही होती है, अगर उसके घर में उसकी भाभी उसके ऊपर एलिगेशंस लगा दे, मैम वो थाना उसको भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। थाने में अगर आप बात करें कि भैया जब आपको पता था कि ये गलत कह रही है, अरे मैम पता है कि सरासर ये फर्जी केस है, तो भैया आप बोल क्यों नहीं रहे? मैडम मरना है कि अभी वो कपड़े फाड़ ले कह देगी कि तुमने रेप करने की कोशिश की। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन अकॉर्डिंग? मैम सोल्यूशन जो हम लोग की सुरक्षा में, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कानून बने थे उसमें लूप होल्स निकाल लिए गए हैं। लोग उसके द्वारा उसको मिसयूज करते हैं। जो चीजें लोअर कोर्ट में ही सॉल्यूशन जिसका हो जाना चाहिए, वो आंख बंद करके छोड़ दी जाती हैं और
आगे पे आगे करते करते हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में केसेस चलते हैं। मैम केसेस शुरू होते हैं केवल 21 या 22 या 25 साल की अवस्था पर। वहां लड़की भी 10 साल बड़ी हो चुकी होती है इन केसेस के चक्कर में, लड़का भी 10 साल बड़ा हो चुका होता है इन केसेस के चक्कर में। और अगर मैम इनके बीच में कोई छोटा सा बच्चा आ जाए तो सोचिए वहां कितनी बुरी स्थिति होती है। बच्चे के पास न पापा होता है, माँ भी ऐसी होती है जो आंसुओं में डूबी होती है। और अगर ऐसे ही कहीं मैम कोई काउंसलर इनसे टकरा जाए, देयर आर लैक्स ऑफ विमेन हु आर प्रोटेक्टेड बाय दैट लॉ, लेकिन लॉ में जाने से पहले अगर काउंसलिंग हो तो दैट्स मच बेटर, दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू मैम से। काउंसलिंग होनी चाहिए और FIR से पहले भी कुछ इस तरह का समाज में एक फोरम बना हो ऑफ द कोर्ट का, जिसमें कोई एक बड़ी संस्था उसको अपने अंडर में ले, एक अच्छा सा प्रेमिसेस हो। जो ऑफ द कोर्ट का मैंने अपना काम शुरू किया हुआ है, हमने वैसे ही किया है कि हम रिटायर्ड लोगों का हमारा अपना पैनल है। वहां जब केसेस आते हैं तो बड़े बुजुर्गों की जो ठंडी सोच होती है ना, वो उन मियाँ बीवी को पहले रुलाती है। आप इमेजिन करो कि जब उनकी शिकायतें लड़ते लड़ते धीमे धीमे, और धीमे से अगर हम गाना बजा दें लग जा गले, वो गाना पूरा भी नहीं होता कि स्टैंजा पूरा भी नहीं होता, वो आंसू में डूबे होते हैं। हम धीमे से बाहर निकल गए होते हैं और उनके हाथ से मिले होते हैं। वो कहते हैं कि अरे मैम ये किसी ने पहले किया नहीं था हमारे साथ। लड़की कहती है कि मैं लौट के आना चाहती हूँ, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैम, मुझे आपके जैसा कोई मिला ही नहीं था जिसने मुझे इस तरह समझाया। उससे बात है कर्तव्य और अधिकारों की। हम अपने कर्तव्यों का पालन अगर करते चलेंगे, अधिकार हमें स्वतः मिलते चले जाते हैं और हमारा कद बढ़ता चला जाता है। जब कोई हम बहू को अपने घर लाते हैं तो वो सास के घर में आती है, नेम प्लेट सास की लगी होती है, उसको अपनी छोटी छोटी एक्टिविटीज से अपना घरौंदा बनाना होता है। ये चीजें अगर बच्चे को, जो लड़कियां और लड़के होते हैं, उनको काउंसलिंग प्री मैरिज हो कि बेटे अगर लड़की, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो काउंसलिंग है वो पेरेंट्स की होनी चाहिए? दोनों की होनी चाहिए, क्योंकि इट इज मैंडेटरी। बिकॉज जो लड़की आ रही है वो अपना सब कुछ छोड़ कर आ रही है। मैम लड़का भी तो सब कुछ छोड़ने के लिए बाध्य होता है। देखिए ना, शादी के 4-5 दिन 15 दिन बाद आप केसेस देखें, ये लड़के के ऊपर आता है कि तुम अपने माँ बाप को छोड़ दो, देखो अलग रहेंगे हम लोग, फिर से एक न्यूक्लियर फैमिली बनाएंगे। तो वो 92 साल की या 72 साल की बूढ़ी माँ कहाँ जाए जिसका पति मर चुका है। बट डोंट यू थिंक दैट ससुराल में एक कंड्यूसिव एटमोस्फेयर होनी चाहिए कि एक 20-22 साल की लड़की आ रही है, who's anyway too young, 100% मैं लड़कों को ये समझाती हूँ कि जब वो सब्जी काट रही होती है, तुम उससे आलू ले लो, तुम आलू पील कर दो, छील के तुमने दे दिए, उसने काट दिए, तुमने छौंक दिया। कुकिंग तो बहुत एंजॉइंग चीज होती है, मिल के काम करोगे तो बहुत सी बातें भी कर सकते हो। जो तुम्हें चाहिए अकेला समय, गोल्डन टाइम चाहिए, आपको क्वालिटी टाइम चाहिए, तो क्यों ना हम मिलके ही खाना बनाएं। खाना सीखो, घुट के जियोगे तो धीमे धीमे वो घुटन आपके ऊपर डर के रूप में हावी हो जाएगी। तो और नहीं है तो आपके पास अपना फ्रेंड सर्कल है, उनसे आप शेयर करिए। जो बातें आप पेरेंट्स से सीधे नहीं कह पा रहे, हो सकता है आपकी सहेली या आपका जो साथ में पढ़ने वाला दोस्त है वो कह सकता है। तो ये जो चीजें हैं ना मैम, कम्युनिकेशन गैप की, अगर ये खत्म हो जाती हैं तो चीजें अच्छी होती हैं। हमारा जो थिंकिंग है उसका एक ऐसा कोड होना चाहिए जिससे समाज में बदलाव आए। आप हमारे प्रोग्राम में आ जाएं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।